बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर दूसरा जो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, उसमें 3 भाग पूरे कर लिए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपके गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके अलावा स्त्री केसर या फिर बोल सकते हो मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। और साथ में बात करेंगे भ्रूण कोश का विकास जो मादा युग्मकोद्भिद होता है। साथ में परागण पोलिनेशन की बात करेंगे और पोलिनेशन के जो अभिकर्मक होते हैं उन सब की बात इस वीडियो के अंदर हम लोग विस्तार से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु जनन, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने बात की थी लघु बीजाणु जनन की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, उसी प्रकार इसकी बात करते हैं कि यह होता क्या है। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन जो है, जनन जिस शब्द के पीछे लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है उसके पहले वाले शब्द का निर्माण होना। अर्थात गुरु बीजाणु को बोला जाता है मेगास्पोर। क्या बोला जाता है? मेगास्पोर। अर्थात गुरु बीजाणु के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब संपूर्ण परिभाषा की बात करते हैं तो द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा एक द्विगुणित मातृकोशिका जो बीजांडकाय होता है, बीजांड की संरचना में हमने पढ़ा था बीजांडकाय, जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका उपस्थित होती है जो द्विगुणित होती है। जो क्या होती है? द्विगुणित होती है। और इन गुरु बीजाणु मातृकोशिका या मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसके द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को, अब गुरु बीजाणु बनेगा तो ये अगुणित होता है। गुरु बीजाणु क्या होता है? अगुणित होता है। इसके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु जनन बोला जाता है। अर्थात गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या बोला जाता है? गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो है, मान लीजिए ये एक गुरु बीजाणु मातृकोशिका है जो द्विगुणित होती है, इसमें मियोसिस जब हो जाता है और मियोसिस होने के बाद इससे 4 जो गुरु बीजाणु है वो बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से कोई एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, बाकी 3 क्या रहते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो कोई एक गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय रहता है। ये था आपके गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले नए टॉपिक की, मादा या स्त्री युग्मकोद्भिद। मादा या स्त्री युग्मकोद्भिद, या इसको बोला जाता है, या बोल सकते हैं भ्रूणकोश का परिवर्धन, या इसको क्या बोला जाता है? भ्रूणकोश का परिवर्धन। अंग्रेजी में अगर बात करते हैं कि अंग्रेजी में इसे क्या कहेगा, तो देखिए एक तो भ्रूणकोश होता है और एक पोष होता है। बाद में शब्द आएगा एक अलग से भ्रूणपोष चैप्टर के लास्ट में, वो अलग होता है जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है एंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म। और ये भ्रूणकोश जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। इसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोसेक। तो इन दोनों में अंतर जो है वो आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की। तो मादा युग्मकोद्भिद जो है वो क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट, या फिर दूसरा
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो होता क्या है, देखिए 4 गुरु बीजाणु बने थे। 4 गुरु बीजाणु में से कोई एक गुरु बीजाणु जो है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ये वो मेगास्पोर है जो क्या है, सक्रिय है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्टिव मेगास्पोर, ठीक है, सक्रिय गुरु बीजाणु। इस सक्रिय गुरु बीजाणु का एक केंद्रक जो है वो विभाजित होकर 2 केंद्रक बना लेता है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 केंद्रक। इस अवस्था को बोला जाता है टू न्यूक्लिएट फेज, या बोल सकते हो द्विकेंद्रकीय अवस्था, या क्या बोल सकते हो, द्विकेंद्रकीय अवस्था। अब इन 2 केंद्रकों से 4 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रक। इसे बोला जाता है 4 न्यूक्लिएट फेज, अर्थात 4 केंद्रकीय अवस्था। अब 4 से केंद्रक बनेंगे 8। 4 से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रकों का निर्माण जो है वो हो जाता है। इस अवस्था को बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट फेज, अर्थात 8 कोशिकीय अवस्था जो है वो इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार गुरु बीजाणु के एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 केंद्रकों का निर्माण जो है वो हो जाता है। 8 केंद्रक जो है वो निर्मित हो जाते हैं। इसलिए इस लास्ट फेज को क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट फेज या 8 केंद्रकीय अवस्था कहा जाता है। इन 8 केंद्रकों में से अगर बात करें, इन 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक जो हैं वो तो चले जाएंगे किधर, बीजांड द्वार की ओर। किधर चले जाएंगे, बीजांड द्वार की ओर। कल हमने बीजांड की संरचना में पढ़ा था, बीजांड की जो संरचना पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये बीजांड की संरचना जो थी हमने पढ़ी थी, इसमें बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार था, ठीक है, और ये इसका विपरीत भाग क्या था, निभाग। तो 3 केंद्रक तो बीजांड द्वार की तरफ चले जाएंगे, 3 किधर चले जाएंगे, निभाग की तरफ। 2 केंद्रक रह जाएंगे मध्य में। 2 केंद्रक कहाँ रह जाएंगे, मध्य में। तो देखिए 3 बीजांड द्वार की तरफ, 3 निभाग की तरफ, 2 केंद्रक रह जाते हैं मध्य में। जो मध्य में केंद्रक रहते हैं ना, उनको बोला जाता है ध्रुवीय न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है, ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ठीक है। और अब इनसे क्या होगा, इनके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। जितने भी केंद्रक हैं इनके चारों ओर इस प्रकार भित्ति का निर्माण हो जाता है। 3 कोशिकाएं तो बनती हैं किसकी ओर, निभाग की तरफ, जिन्हें बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और एक कोशिका बनती है मध्य में जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, उसे कहा जाता है केंद्रीय कोशिका। और 3 कोशिकाएं बनती हैं बीजांड द्वार की तरफ, जिन्हें अंड समुच्चय कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अंड समुच्चय जो है वो कहा जाता है। जिसकी बीच वाली कोशिका को हमने अंड कोशिका बोला था, और दोनों तरफ जो स्थित कोशिकाएं हैं उनको हमने सहायक कोशिकाएं बोला था। तो इस प्रकार जो ये एक संरचना इस प्रकार आपको दिख रही है, इसी को बोला जाता है भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, जो बीजांड में हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, एम्ब्रियोसेक। तो भ्रूणकोश का परिवर्धन जो है वो इस प्रकार से होता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु से इस भ्रूणकोश का निर्माण जो है वो होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार एक परिपक्व भ्रूणकोश के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कितने, 7 तो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अर्थात 7 कोशिकाएं और 8 क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर भी पूछा गया है। इसके अलावा बात करें बीजांड द्वार की तरफ जो ये कोशिकाएं स्थित होती हैं, इनके बीच बीच में तंतु समुच्चय भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंतु समुच्चय, ठीक है ना, तंतु समुच्चय भी पाए जाते हैं। और ये तंतु समुच्चय क्या करते हैं, जो परागनलिका होती है, क्या होती है, परागनलिका को दिशा निर्देश प्रदान करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो ये बात भी आप नोट लगा के इसको ध्यान में रख लेना, बाकी आपको नोट्स के अंदर ये मिल जाएगी। तो ये आपके था मादा या स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का
परिवर्धन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है परागण। कौन सा टॉपिक है? परागण। परागण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पोलिनेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ आपको ध्यान से इसको समझना है कि पोलिनेशन जो है वो होता क्या है। देखिए, पोलिनेशन की अगर बात करें तो हमने पुष्प की संरचना पढ़ ली है पूरी। पुष्प में हमने एक संरचना पढ़ी थी जिसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर की इस प्रकार की संरचना आप लोगों को मैंने पढ़ा दी है, जिसका ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। देखिए, मैं आपको परागण की परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये भाग इसका योजी कहलाता है और ये इसका पुतंतु कहलाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे परागकोश जो है वो ध्यान में रखना है कि परागकोश जो है वो कहाँ होता है। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। मान लीजिए ये परागकण जो है वो बन गए, तो पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर की ये संरचना थी, ये इस प्रकार की संरचना जो थी वो स्त्री केसर की थी, जिसमें ये वर्तिकाग्र था, ये वर्तिका थी, ठीक है, और ये अंडाशय था। तो पुंकेसर, पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, किस तक पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है? परागण बोला जाता है। उस क्रिया को पोलिनेशन या फिर क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। परागण की अगर बात करें तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। दो प्रकार की क्रिया जो है वो होती है। एक तो होती है स्वपरागण, एक तो होती है स्वपरागण जिसे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं, और एक होती है परपरागण। एक कौन सी होती है? परपरागण, जिसे बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। जिसे क्या बोला जाता है? क्रॉस पोलिनेशन जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले जिस परागण की हम लोग बात करेंगे वो कौन सा है? स्वपरागण। 1 नंबर पे बात करते हैं स्वपरागण की। देखिए, स्वपरागण की बात करते हैं। स्व का मतलब होता है अपना। स्व का क्या मतलब होता है? अपना। परागण का मतलब परागण की क्रिया, ठीक है। देखिए, जब स्वपरागण की अगर बात करें तो इसको प्रकारों से समझने की कोशिश करते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। दोनों प्रकारों से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो इसका प्रकार है वो होता है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोगेमी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑटोगेमी। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है सहजात पुष्पी, सहजात पुष्पी परागण, ठीक है। इसे बोला जाता है ज़िगोनोगेमी, ठीक है। ये 2 प्रकार हैं। सबसे पहले स्वयुग्मन को समझने की कोशिश करते हैं कि स्वयुग्मन जो है वो क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार का जो स्वपरागण होता है उसमें एक ही पुष्प के पुंकेसर से जो परागकण है वो निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं, मतलब पुष्प जो है वो द्विलिंगी होना चाहिए। पुष्प है वो कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। जैसे बात करें उदाहरण की तो मटर, मटर द्विलिंगी होता है। इसमें पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं तो वो कौन सा स्वपरागण कहलाता है? स्वयुग्मन। दूसरा है सहजात पुष्पी परागण। इसमें इतना ही अंतर है, इसमें एक ही पौधे पर पुष्प होने चाहिए, अर्थात एक ही पौधे पर उपस्थित पुंकेसर से परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं, वैसे तो यह पर परागण में आ जाता है, लेकिन इसको स्वपरागण की कंडीशन में रखा गया है कि पुष्प से
पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर परागकण पहुंचते हैं तो उस क्रिया को सहजात पुष्पी परागण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया स्वपरागण। इसके बाद में इसकी अगर बात करें सहजात पुष्पी परागण के उदाहरण की, तो इसमें आप मक्का ले सकते हो और दूसरा ककड़ी। तो मान लीजिए मक्का का पूरा पौधा है और उस पौधे पे 2 पुष्प है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो वो कैसा होगा? सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं पर परागण की। दूसरा जो रहेगा पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है, तो देखिए पर परागण, पर का मतलब होता है पराया, कि जब एक पादप के परागकण निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। मान लीजिए पुष्प जो है 2 पुष्प हैं लेकिन एक ही जाति के हैं, तो उनके बीच अगर परागण की क्रिया हो रही है, उनके बीच अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। तो दूसरी जाति का होगा तो वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण ही नहीं करेगी, उनका अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जाति अगर एक ही है, ठीक है, और पौधे अलग अलग हैं, पुष्प अलग अलग हैं, जैसे मक्का का 2 पौधे हैं, ठीक है, और किसी पादप के 2 पौधे हैं, तो उनके बीच में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे पर परागण बोलेंगे। एक ही पौधे पर अगर एक ही पुष्प में हो रही है तो उसको स्वपरागण, और अगर 2 पौधे हैं, 3 पौधे, 4 पौधे, जितने भी पौधे हैं, उनमें अगर परागण की क्रिया हो रही है तो वो पर परागण कहलाएगी। अब बात करते हैं स्वपरागण के महत्व की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं स्वपरागण के महत्व की। स्वपरागण के महत्व, स्वपरागण के महत्व की बात करते हैं तो स्वपरागण के महत्व जो है 3 आपके दिए हुए हैं। एक तो इसमें परागकण जो है वो कम खर्च होते हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकण जो है वो कम खर्च होते हैं। दूसरा, स्वपरागण से जो संतति उत्पन्न होती है वो समयुग्मजी होती है। संतति कैसी उत्पन्न होती है? समयुग्मजी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे उत्पन्न होने वाली प्रजाति लंबे समय तक अपनी क्या बनाए रखती है? सर्वोच्चता जो है वो बनाए रखती है। तो ये स्वपरागण के क्या हो गए? महत्व। इसके बाद में ऐसे पादपों की बात करते हैं जिनमें पुष्प 2 प्रकार के बनते हैं। पुष्प कितने प्रकार के बनते हैं? 2 प्रकार के पुष्प जो हैं वो बनते हैं। ऐसे कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो वायोला है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कनकोआ है, कनकोआ। इसके अलावा अगर बात करें तो ओक्जेलिस है। ये ऐसे पादप हैं जिनमें 2 प्रकार के पुष्प जो हैं वो बनते हैं। जैसे 1 नंबर अगर बात करें तो उन्मिल, उन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागणी पुष्पों की अगर बात करें तो ये ऐसे पुष्प होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं? ओपन होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इनमें उपस्थित जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं उनके चारों ओर आवरण जो है वो क्या रहता है? ये आवरण द्वारा ढके हुए नहीं रहते हैं। उदाहरण की बात करें इसका तो वायोला हो गया। कौन सा उदाहरण हो गया? वायोला। इसी प्रकार दूसरा अगर बात करें तो वो है अनुन्मिल परागणी पुष्प। तो ये इसका विपरीत होगा। ये इसका क्या होगा? विपरीत। ये हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। इनके पुंकेसर और स्त्री केसर के चारों ओर जो आवरण है उससे ये ढके हुए रहते हैं। ऐसे पादपों में अगर परागण की बात करें तो वो भी स्वपरागण की क्रिया जो है वो होती है। बाकी ये हमेशा क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। जैसे ओक्जेलिस, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो ओक्जेलिस आप ले सकते हो। उदाहरण क्या ले सकते हो? ओक्जेलिस। अब बात करते हैं परागण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक या कारक। परागण के अभिकर्मक या कारक, कहने का मतलब है ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है कि हमने परागण की क्रिया पढ़ी अभी,
तो परागण की क्रिया जो है वो किन कारकों के माध्यम से होती है, किन कारकों के माध्यम से परागण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है, उसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो देखिए 2 प्रकार के कारकों से ये क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है अजीवीय कारक। कैसे कारक है? अजीवीय कारक। दूसरा है जीवीय कारक। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अजीवीय मतलब बिना जीव जंतुओं के द्वारा, जीवीय मतलब जीव जंतुओं के द्वारा अगर परागण की क्रिया हो रही है, उनमें अगर प्रमुख साधन का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अजीवीय कारक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अजीवीय कारक की। तो अजीवीय कारक मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है वायु परागण, जो किसी प्रकार का जीव नहीं है, और एक होता है जल परागण। एक तो वायु परागण होता है और एक क्या होता है? जल परागण। वायु परागण की सीधी सी परिभाषा है वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? वायु परागण। और जल द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? जल परागण कहलाता है। तो वायु परागण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके जो परागकण होते हैं, कौन होते हैं? परागकण। वो होते हैं हल्के और बिना चिपचिपाहट के होते हैं। ठीक है ना? चिपचिपाहट क्या होते हैं? रहित होते हैं और हवा में आसानी से लहराते रहते हैं। जो अपनी वर्तिकाग्र, अपनी जाति के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो उनको आसानी से क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो भुट्टा पादप जो है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक भुट्टा पादप है, इसका जो वर्तिकाग्र होता है, इसको ध्यान में रखना, वो वायु के अंदर लहराता रहता है। वायु के अंदर क्या रहता है? लहराता रहता है और परागकणों को आसानी से पकड़ लेता है। तो भुट्टा पादप को याद रख लेना। ठीक है। इसके अलावा जलकुंभी है, उसमें भी वायु द्वारा परागण हो सकता है। जल परागण की बात करते हैं तो जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या बोला जाता है? जल परागण बोला जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो जलीय पादप है हाइड्रीला। देखिए इनके उदाहरण महत्वपूर्ण है। हाइड्रेला है, वेलिस्नेरिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वेलिस्नेरिया है। ठीक है। इनके अंदर क्या है? जल के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण की क्रिया जो है वो होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आप नोट के अंदर आपको बताता हूँ, वाटर हाइसिंथ जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बंगाल का आंतक, ठीक है, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, ये जलीय पादप होता है। कैसा पादप होता है? जलीय पादप। लेकिन फिर भी इसमें परागण की क्रिया वायु या कीट के द्वारा होती है। फिर भी इसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु या कीट के माध्यम से होती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जलीय पादप होने के बावजूद भी इसमें परागण की क्रिया जो है वो वायु या कीट के द्वारा होती है। 2 नंबर पे बात करते हैं जीवीय कारकों की। जीवीय कारक जो होते हैं इनकी अगर बात करते हैं तो कुछ तो जंतु होते हैं जिनके द्वारा परागण में सहायक होते हैं। कुछ कीट होते हैं जैसे तितली, मधुमक्खी, बीटल, पतंगा। ठीक है। ये बहुत सारे नाम हैं, आप सुन लीजिए। तितली है, मधुमक्खी है, बीटल है। ठीक है। और भी टांटिया वगैरह हैं, वो भी क्या है? परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो मधुमक्खी सहयोग करती है। इसके अलावा कुछ पक्षी भी हैं जैसे शक्करखोरा पक्षी है, गुंजन पक्षी है। ये पक्षी भी जो हैं ये भी परागण की क्रिया में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कुछ सरीसृप है जैसे गिक्को छिपकली है, गिक्को व उपवन छिपकली। ये छिपकलियां जो होती हैं ये भी परागण की क्रिया में सहायक होती हैं। इसके अलावा कुछ वानरगण भी हैं जैसे लिमर्स। ठीक है। ये भी इसमें सहायक होते हैं। तो इस प्रकार इसको जीवीय कारक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किन्हीं जीव के माध्यम से होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कीटों द्वारा जो परागण होता है उनके पुष्प जो होते हैं वो गंध युक्त होते हैं, मलिन गंध युक्त होते हैं, मकरंद पाया जाता है जिसके कारण उन्हें वो क्या करता है? आकर्षित करता है। इसके अलावा बात करें तो कीटों के द्वारा जो परागित होने वाले पुष्प हैं वो चिपचिपाहट युक्त होते हैं, क्योंकि वायु परागण के अंदर चिपचिपाहट रहित था, ये चिपचिपाहट युक्त होते हैं।
ठीक है, तो उनके पैरों के चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चले जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो कुछ जंतु अपने अंडे सुरक्षित रखने के लिए जो अंडाशय है उसमें छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो एमोर्फोफेलस ये पादप है। इस पादप की अगर बात करें तो इसके पुष्प में जो कीट हैं वो अंडे देते हैं। ये पादप का नाम है और इसके अंडाशय में जो कीट हैं वो अपने अंडे जो हैं वो क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इस पादप के अगर पुष्पों की बात करें तो वो लगभग 6 फीट लंबे होते हैं। कितने होते हैं? 6 फीट लंबे इसके पुष्प जो हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 शब्द और लिख रहा हूँ मैं, एक तो युक्का पादप लिख रहा हूँ और एक दूसरा शब्द लिख रहा हूँ शलभ जंतु। इनमें भी सहसंबंध पाया जाता है। इनमें भी क्या पाया जाता है? सहसंबंध। क्योंकि शलभ जंतु जो है वो युक्का पादप के अंडाशय के अंदर अपने अंडे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और शलभ जंतु जो है वो इसके लिए किसका कार्य करता है? परागण में सहायक होता है। तो इस प्रकार ये एक सहसंबंध जो है वो भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये इस प्रकार से इन दोनों पादप और जंतुओं के बीच सहसंबंध जो है वो भी पाया जाता है। अब आज का हम जो लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहिर्प्रजनन युक्तियां। कौन सा रहेगा? बहिर्प्रजनन युक्तियां। बहिर्प्रजनन युक्तियों की बात करते हैं तो ऐसी युक्तियां जो स्वपरागण को तो रोकती हूँ। किसको रोकती हूँ? स्वपरागण हमने पढ़ लिया। ऐसी युक्तियां जो स्वपरागण को तो रोकती हैं और परपरागण की क्रिया को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। ऐसी युक्तियों को क्या बोला जाता है? बहिर्प्रजनन युक्तियां कहा जाता है। तो परपरागण को ये क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। तो इनके कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं कि किस प्रकार से ये क्रियाएं जो है वो करती हैं। देखिए, पहली युक्ति, इस युक्ति के अंदर कब ये काम करेगी? जब या तो परागकोश वर्तिकाग्र से क्या हो जाता है? पहले परिपक्व हो जाता है, या फिर वर्तिकाग्र जो है वो परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है। तो क्या है? स्वपरागण की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। किसकी क्रिया नहीं हो पाएगी? स्वपरागण की। फिर उनमें केवल कौन सी क्रिया होनी होगी? परपरागण के द्वारा ही क्रिया होगी। क्योंकि परागकोश पहले हो गया तो काम नहीं आएगा। दोनों एक समय होंगे तब तो स्वपरागण जो है वो हो जाएगा, लेकिन एक समय नहीं हो तो ये भी एक बहिर्प्रजनन युक्ति होती है। दूसरा, यदि परागकोश और वर्तिकाग्र, परागकोश और जो वर्तिकाग्र है उनके बीच काफी दूरी है तो भी क्या है? स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी, केवल परपरागण की क्रिया जो है वही हो पाएगी। इसके अलावा 3 नंबर अगर बात करें तो यदि जायांग की लंबाई अधिक हो, जायांग की लंबाई क्या हो? अधिक, जायांग क्या हो? अधिक लंबा, और पुमुंग क्या हो? छोटा, तो भी क्या है? स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए ये तो जायांग हो गया और ये मान लीजिए पुमुंग है, तो परागकण जो ऐसे तो यहाँ नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी, केवल परपरागण की क्रिया ही संभव होगी। इसके बाद में 4 नंबर अगर बात करें तो एक शब्द आता है स्वअनिश्चयता। अनिश्चयता, स्वअनिश्चयता, न कि निश्चयता। इसके कारण भी जो है स्वपरागण की क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है, केवल परपरागण की क्रिया ही हो पाएगी। क्योंकि स्वअनिश्चयता के कारण परागकण जो है उनका अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। परागकणों का क्या नहीं हो पाएगा? अंकुरण जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वअनिश्चयता के कारण स्वपरागण की क्रिया भी नहीं होगी। कुछ एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन भी स्वपरागण को रोकता है। यदि पुष्प एकलिंगी है तो या तो उसमें पुंकेसर है या स्त्री केसर है, तो केवल क्या हो सकता है? उसमें परपरागण। कुछ पादप ऐसे भी हैं द्विलिंगी है, स्वपरागण बढ़ाता है। लेकिन जो सहजात पुष्पी पादप है, सहजात पुष्पी परागण जो पादप है उनमें स्वपरागण को रोकते हैं। जैसे अगर बात करें तो धान है, मक्का है, गेहूं है, ठीक है,
इनके अंदर इस क्रिया को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने 3 टॉपिक जो हैं वो मुख्य रूप से कर लिए, परपरागण, स्वपरागण, गुरु बीजाणु जनन और फीमेल गैमेटोफाइट या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और पोलिनेशन से टाइप कर लिए और बही प्रजनन युक्तियों की बात जो हमने कर ली। कल वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया या प्राग स्त्रीकेसर संकर्षण की जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।